नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस अर्थात विश्लेषण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम किन करंट अफेयर के बारे में आज बात करेंगे। आज हम प्रमुख बात करने वाले हैं श्री नारायण गुरु के बारे में, जन शिक्षण संस्थान के बारे में, पहले ओस्लो समझौते इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जो रिलेटेड है उसके बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे मजदूर रोजगार योजना के बारे में, उभरते सितारा फंड के बारे में, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के बारे में, स्मॉग टावर के बारे में, शैवाल की एक नई प्रजाति खोजी गई उसके बारे में, मधुर फर्श मैट के बारे में, तैरते हुए पहली सौर परियोजना के बारे में, पंचशील घाटी के बारे में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ बात करेंगे चकमा और हजांग समुदाय के बारे में, युक्त धारा ऐप के बारे में और आईएनएस चिल्का के बारे में। ये सारे जितने भी टॉपिक हैं वो ना केवल यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि जो आपके अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेहद आवश्यक हो जाते हैं। बस आपको इस बात का ख़्याल रखना होगा कि जितने भी मैं ये आपको बताता हूँ, उनके करंट अफेयर उनका एनालिसिस करता हूँ, तो आजकल जितने भी आप अगर जो भी पेपर देखेंगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप चाहेंगे इनको वन लाइनर अगर आपको आंसर मिल जाए तो उससे आपका भला नहीं होगा। भले आपको अच्छा लगे कि हाँ चलो इसका कि भारत के किस डेट को क्या हुआ आपने समझ लिया, लेकिन जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तब तक क्या होगा, आप उसको पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे पेपर को। आजकल चाहे ग्रुप डी का पेपर हो या सी का हो या बी का हो, सारे पेपर क्या थोड़े कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप उनको सही से समझें और फिर अपने अनुसार उन्हें नोट बनाएं। और अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप क्या करना, आप उनके पेपर उठाइए, उनका एनालिसिस करिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूरे पेपर में 2 या 3 आते हैं, उससे आपका उद्धार होगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा डिटेल में जानना होगा और आदत डालिए आप लोगों को चीज़ों को थोड़ा डिटेल में जानने की। तो आइए अब करते हैं इनका एनालिसिस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अब उनके साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और यदि आप मेरे चैनल पुराने हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, इसके सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहिए जिससे कि हमारा चैनल और ग्रोथ कर सके। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स और मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ मैं ये बता दूंगा कि वन लाइनर यहाँ से कैसे बनते हैं। तो हो सकता है वीडियो आपके थोड़े बड़े लगें, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से समझेंगे तो आपको फिर कहीं और से करंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। तो नारायण गुरु इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि कोई पेपर आता है ऐसे नहीं आता है कि अचानक कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया। होता है कि अगर कोई चर्चा में चल रहा है उसलिए उसका क्वेश्चन पूछ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। तो ये इस टाइम चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनकी 167वीं जयंती मनाई जा रही है। इनका अगर योगदान देखें समाज में तो ये तत्कालीन समाज में प्रचलित जितनी दमनकारी जात व्यवस्था थी उसमें सुधार की इन्होंने बात की। ना उसके उत्प्रेरक थे बल्कि एक नेतृत्वकर्ता भी थे, महान संत थे और समाज सुधारक थे। अगर पेपर से लेंगे देखें ये इनका टॉपिक कहाँ से बनता है, तो ये भारतीय संस्कृत में जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू हैं और जो वो लोग शामिल हैं उनसे इसको लिंक किया जाएगा। तो ये है हमारे श्री नारायण गुरु। अगर इनके बात की जाए इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के निकट चेम्पा झाती नामक गांव हुआ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, इस पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको क्या पढ़ना है कि एक तो इन्होंने क्या समाज में योगदान दिया, क्या समाज सुधारक थे या क्या थे, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा क्या, इन्होंने तत्कालीन केरल के सामाजिक जितने ताने वाने थे वहाँ के बदलने और केरल वासियों की मान्यताओं को बदलने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। उनके दर्शन की अगर बात किया तो वो हमेशा सामाजिक समानता, सभी के लिए शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान की वकालत करते थे। अगर आपको इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, उन्होंने कौन सा नारा दिया? तो उनका आया था नारा, एक जात एक धर्म सभी के लिए एक भगवान। अर्थात केवल जात एक ही है, धर्म भी एक है और भगवान भी एक है। अगर उनकी केरल लैंग्वेज में देखें तो ओरू जाठी, ओरू मथम, ओरू दैवम, मनुष्यानु, ये इनका प्रसिद्ध नारा है। अगर इनमें देखें इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया है, तो वे सार्वभौमिक जो मंदिर प्रवेश में जहाँ पर पहले अछूतों को, निम्न जाति के लोगों को अगर उन प्रवेश नहीं मिलता था, उनको ये सबसे बड़ी सामाजिक बुराई लगती थी, तो उनके प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन में अग्रणी नेता रहे। इसके अलावा अगर एक और है, त्रावणकोर में जहाँ निचली जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति के लिए वहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया था, इसका नाम था बायकॉम आंदोलन। उसमें इन्होंने क्या किया है, इसको गति प्रदान की है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बायकॉम आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में जो त्रावणकोर की निचली जातियां उनको मंदिर में प्रवेश कराने से संबंधित है। तो ये उससे लिंक होगा। आइए देखते हैं जीएस पेपर 2 से संबंधित, जो कि यूपीएससी या पीसीएस के जीएस पेपर 2 से, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं। तो अभी हाल ही में जन शिक्षण संस्थान की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके द्वारा केरल के नीलांबुर जंगल के भीतर कुछ दूर दराज की जो आदिवासी बस्तियां हैं वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट की शुरुआत की गई है। लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई की बदौलत कुछ आदिवासी बस्तियों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा वहां पे उपलब्ध हो जाएगी। अगर इसकी बात की जाए किससे टॉपिक लिंक होगा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, तो ये आएंगे केंद्र व राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के कल्याणकारी योजनाओं और इन योजनाओं का उनका कार्य निष्पादन। अगर हम बात करें जन शिक्षण संस्थान के बारे में,
ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम करता है? कौशल विकास हेतु की गई एक पहल है। ये क्वेश्चन आएगा कि इसका काम क्या है। दूसरा क्या है? जन शिक्षण संस्थान। योजनाओं को पहले श्रमिक विद्यापीठ कहा जाता था, अब उनको बोला गया है जन शिक्षण संस्थान। तो नाम आप देख लीजिए। इस योजना को मार्च 1967 से देश भर में गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से, जितने एनजीओ के द्वारा इनको लागू किया जा रहा है। अगर हम देखें जन शिक्षण संस्थान के उद्देश्य क्या हैं, तो जितने भी निरक्षर लोग हैं या जो नए नए साक्षर हुए हैं और 8वीं कक्षा तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा पाने वाले और 8वीं कक्षा से आगे पढ़ाई छोड़ देने वाले व्यक्तियों को, जो उनका कॉमर्शियल स्किल होती है या उनका तकनीकी ज्ञान होता है, उसमें सुधार लाने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास के विभागों, एजेंसियों में कार्यरत जितने भी मास्टर ट्रेनर हैं, उनको ये समूह तैयार करता है। इसके अलावा ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों के ज्ञान और समझ के दायरे का विस्तार करता है, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ऋण सहायता और संघ संबंधी संस्था के माध्यम से लक्ष्य समूह के ऋण सहित स्वरोजगार को बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब क्या होता है, लगभग आपको थोड़ा नॉलेज गेन कराएंगे, आप क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एक तो टॉपिक ये था। इसमें अभी आपने देखा था लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई, एक बात इसमें आई थी, तो आप देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई क्या होता है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई की जाए तो इनके सबसे पहले आप देखिए जो भी वाईफाई आता है, हम सबसे पहले चेक करेंगे उनका फ्रिक्वेंसी वगैरह क्या है। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कार्य करते हैं। इनका क्या होता है, 5 टावरों की मदद से क्या इनमें लगाने के लिए जो हाई स्पीड आपको इंटरनेट स्पीड देनी है, तो लगभग आपको 5 टावरों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो नेट की स्पीड होती है वो 100 Mbps होती है पर सेकंड। कितनी होती है? 100 MB आपको पर सेकंड स्पीड मिलेगी। इसमें क्या होता है, ऐसे सर्वर स्थापित किए जाते हैं जहाँ कम से कम 250 यूजर हों और जहाँ पे 250 यूजर एक साथ इंटरनेट का यूज करें, तब भी उनको 100 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती रहे। इसके अलावा क्या होता है, इस लंबी दूरी वाईफाई जो टेक्नोलॉजी होती है, इसके द्वारा क्या होता है कि किसी भी बाधा के 100 किलोमीटर तक की हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान की जाती है। तो आपको 100 किलोमीटर रेंज में इसको दिया जाता है। आइए बात करते हैं पहला ओस्लो समझौता और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। जिस जिस तरह अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान में संघर्ष चल रहा है यहाँ पे, उसी तरह क्या होता है, तालिबान जमा करे तो यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष चलता रहता है। तो अक्सर इसका यूपीएससी और पीसीएस में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, कुछ मैं आपके थ्रू मैं आपको बता दूंगा। तो हुआ क्या है, 20 अगस्त 2021 को पहले ओस्लो समझौते लागू होने के 28 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ओस्लो समझौता जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की समाप्ति हेतु किया गया एक शांति प्रक्रिया की एक तरीका था कि शांति स्थापित की जा सके। उसमें क्या हुआ, कुछ गुप्त वार्ताएं की, साइन किए गए कैसे करके यहाँ पे पीस कायम की जा सके। तो अगर इसमें देखें लिंक क्या होता है, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं उस टॉपिक से ये लिंक करते हैं। तो ओस्लो समझौते की अगर बात की जाए तो ओस्लो समझौता, क्योंकि ओस्लो जगह में इसलिए उसको ओस्लो बोला गया है। इस अकॉर्ड को 1990 के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता बोला गया था। अगर ये बात आ जाए, क्वेश्चन कई तरीके से घूम जा सकता, हो सकता है ये आए कि ओस्लो समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच में हुआ है, तो आप बोल सकेंगे वहाँ पे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। और अगर बात की जाए तो जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्री हम देख, अगर अगर आप यूरोप के मैप में जाएंगे तो आप देखेंगे एक तरफ फिनलैंड है, वहाँ पे स्वीडन है और फिर है नॉर्वे। तो ओस्लो क्या है, नॉर्वे की राजधानी है। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि ओस्लो किस देश की राजधानी है, तो उसका आंसर होगा नॉर्वे। ऐसे आपके मन लाइन क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। अगर देखें जब पहला ओस्लो समझौता हो चुका, फिर दूसरे समझौते में क्या बात की गई है, तो यही पहले का क्या है, ये थोड़ा एक्सटेंशन है और इसको आधिकारिक तौर पर वेस्ट गाजा पट्टी और इजराइल फिलिस्तीन अंतरिम समझौते अभी इसमें कहा जाता है। तो आपको इसमें मैप थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये इजराइल है, आप देखिए इसी में कुछ जगह हैं जो अक्सर क्वेश्चन में आता है। तो पहले आप देखिए इजराइल के पास लगे कौन से देश हैं, पहला मिस्र है, फिर जॉर्डन है, फिर सीरिया है, ऊपर है लेबनान। उसमें क्या है, इसके पश्चिम है भूमध्य सागर। यहाँ पे आप जो प्रश्न जो आते हैं कि कौन कौन जगह, कभी जगहों के नाम पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। इस जॉर्डन यहाँ पे एक है गाजा पट्टी, यहाँ की राजधानी जेरूसलम। वेस्ट बैंक का जो है पूर्व दिशा में, लेकिन इसका नाम बोला गया वेस्ट बैंक। यहीं पे तेल अवीव जगह है, यहाँ पे पैलेस्टीन है और साथ साथ गोलन हाइट्स है। तो आप ये नाम याद रखिएगा, भूमध्य सागर के आसपास ये जगह होती है। तो एक अक्सर क्वेश्चन में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं खास पेपरों में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस जो ओस्लो सेकेंड समझौता में क्या हुआ है, जो वेस्ट बैंक के 6 शहर हैं, ये रहा आपका वेस्ट बैंक, तो इसके जो 6 शहर हैं उसमें क्या बात कही गई है, इसके अलावा जो 450 अन्य शहरों को इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी का प्रावधान किया गया था इसमें, यहाँ से इजरायली सैनिक हट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे ओस्लो समझौते में फिलिस्तीनी विधान परिषद के चुनाव के लिए एक समय सारणी की भी निर्धारित की गई थी कि फिलिस्तीन को आप छोड़िए और वो वहाँ पे अपना काम करें। आइए बात करते हैं एक प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रिजर्वेशन से लिंक है। वो है हरियाणा सरकार का जो क्रीमी लेयर की जो उप श्रेणी बनाने संबंधी आदेश था, उसको क्या किया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो इकोनॉमिक बेस है वो ओबीसी में क्रीमी लेयर बनाने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। कभी क्रीमी लेयर में इकोनॉमिक बेस पे किया जा रहा है, तो उसको थोड़ा देखा गया है।
अगर देखें किस टॉपिक से आते हैं, तो ये आते हैं सरकारी नीतियों, उनके विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप क्या किया गया उनके बारे में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिजर्वेशन या आरक्षण क्या है। सरल शब्दों अगर बात की जाए तो आरक्षण क्या है, अगर आप सरकारी नौकरियों में जाएँ, किसी शिक्षण संस्थाओं में जाएँ या फिर कहीं पर आप विधायिका में जाएँ, यानी कि आप एमएलए, एमपी वाले कोई भी आप सीटें जब चुनाव लड़ते हैं, तो बेसिकली सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में और जो आप विधायिका में जो भी एमएलए, एमपी चुनाव लड़ते हैं, उसमें क्या होता है, तो कुछ आबादी वर्गों को अन्य आबादी वर्गों को बराबर पहुँचाने के लिए क्या किया जाता है, एक उन्हें संरक्षण दिया जाता है, उसी क्या बोलते हैं आरक्षण, कि आप उनको कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, इसमें केवल यही समुदाय इसमें जी आएँगे या फिर इन्हीं समुदाय को इसमें नौकरी मिलेगी या प्रवेश मिलेगा स्कूलों में। तो संविधान में कहीं पर ये आरक्षण बात नहीं की गई है। इसको बोला जाता है सकारात्मक कार्रवाई। जब भी आपको ऐसे लिखिए, अगर वहाँ पे आरक्षण जगह पे सकारात्मक कार्रवाई शब्द लिखेंगे, तो उसका असर कुछ अलग जाएगा। तो ये होता है अफ़र्मेटिव एक्शन। आरक्षण को भारतीय संविधान में इसे ये सकारात्मक भेदभाव बोला जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। मतलब कि अब क्या होगा, अगर एक जनरल कैटेगरी कोई इंसान है जिसको 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं और हो सकता है तो उसे क्वालीफाई वो कर पाएगा, और ओबीसी का हो सकता है 100 में से 60 पे क्वालीफाई मान लिया जाए, तो आप ये बोलोगे तो आपके साथ भेद हुआ कि हम 70 में क्वालीफाई कर रहे हैं, आप लोग 60 में कर रहे हो दूसरे समुदाय वाले। लेकिन इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जाना बोला जाता है, क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से संविधान के हिसाब से सरकार द्वारा वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको ये आरक्षण दिया जाता है। अगर भारत में रिजर्वेशन का अगर अभी प्रेजेंट टाइम में एनालिसिस करें, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो एसटी कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनको 7.5% आरक्षण दिया गया है। शेड्यूल कास्ट को दिया गया है 15%, ओबीसी को दिया गया है 27%, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन उनको दिया गया है 10%, और जो जो सामान्य जाते हैं वो है 40.5%। तो पहले 50 से प्लस 50.5 था, तो अभी हो गया 40.5%। तो आपको ये इतना तो हम जान लिया। फिर इसमें आप ये भी देखिए संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद इसमें क्या क्या बात कहते हैं, तो अक्सर इनके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आप जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं, तो आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कितने क्वेश्चन रट लेंगे, रटने की एक लिमिट होती है, इसलिए थोड़ी चीज़ों को समझिए, थोड़ा लिंक करना सीखिए, तो आप पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर देखें संविधान में, तो सबसे पहले समता के अधिकार से अगर बात की जाए, वहाँ पे अनुच्छेद है 14। इसमें क्या बोला गया है, इसमें भारत के अंदर जो भी लोग रहते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, वो क्या होंगे, जितने भी लॉ के आगे वो क्या होंगे, वो सभी समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर उसमें कुछ अपवाद डाले जाते हैं, तो अपवाद डालने से पहले क्या बोला गया है, और आर्टिकल 15.1 और 15.2 की बात की जाए, तो ये इंपॉर्टेंट आता है कि किसी भी नागरिक को ना धर्म के आधार पर, उनके रेस के आधार पर, उनके ओरिजिन के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, या फिर कहाँ उनका जन्म हुआ, इनके आधार पे क्या होता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। बाद में इनको जैसे क्या होता है, अगर आपने बोला आप यूपी में जन्मे हैं, तो आपको दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। लेकिन 15 ये कहता है कि आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15 पॉइंट के 3 और 4 जो सब क्लॉज हैं, उसमें क्या बोला गया है, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि उनकी नज़रों में कोई भी ऐसा वर्ग है समाज का जिसमें क्या उनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में, स्कूली शिक्षा में या फिर विधायिका में क्या है, कम है, तो उसके वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अर्थात सकारात्मक कार्रवाई, जिसे हम आरक्षण बोलते हैं, उसको वो लागू कर सकते हैं, जिससे क्या हो, सभी लोग बराबर हो जाएं। अगर वो शिक्षा में पिछड़े हुए तो थोड़े बराबर आए, नौकरी में पिछड़े तो वो भी आगे आए और समाज में एक समानता आए। अगर अनुच्छेद 16 की बात किया जाए, तो ये बात करता है कि जो भी लोग की नियोजन जितनी भी जॉब्स मिलेंगी, उनमें क्या होगी, अवसर की समानता आपको मिलेगी। इसी के जो उपबंध 4 है 16 का, उसमें कहा गया है कि अगर इस अनुच्छेद में अगर कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिक के किसी वर्ग के पक्ष में, जिसकी राज्य में ऐसा लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, तो अगर उसमें आरक्षण करता है, तो ये नहीं बोलोगे कि तो ये तो आप गलत कर, समता का अधिकार नहीं है, बट उसमें क्या वो कर सकता है, ये उसमें अपवाद दिए गए हैं। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि उस आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई है। और सबसे पहले ये देखना चाहिए समता का अधिकार कौन कौन सा है, 14 से 18 तक ये है। अब बात करते हैं क्रीमी लेयर की, ये सिर्फ ओबीसी में लागू होता है। तो क्रीमी लेयर क्या होता है, इसके तहत क्या होता है, ओबीसी के अंतर्गत क्या होता है, कुछ आरक्षण जो लाभ मिल रहा है उनको एक क्या है, उनके एक बाउंड्री सीमा बनाई जाती है। इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सरकारी नौकरियां, शिक्षण संस्थान या विधायिका में क्या होता है, 20% आरक्षण किसका निर्धारित है, ओबीसी का। लेकिन ऐसा नहीं होता 20% सभी ओबीसी समुदाय को मिले, उसमें एक क्रीमी लेयर का एक सब क्लॉज जोड़ा गया है। तो इसमें क्रीमी लेयर की बात आई कहाँ से थी, जब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन बनाया गया था, जिसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, उसने सिफारिशें की थी। उनके बेस पर सरकार ने 13 अगस्त 1990 को क्या किया गया था, जितने भी सिविल पद हैं और जितनी सर्विसेज हैं, उनमें क्या जो सीधी भर्ती की जाती हैं सरकार द्वारा, उसमें किया गया था जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग थे, यानी सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास थी, उनके लिए 27% का आरक्षण यहाँ से लागू किया गया। तो मंडल आयोग कमीशन किसके नाम के लिए जाना, अगर क्वेश्चन आए तो ओबीसी का आरक्षण किस कमीशन के बिहाफ पे दिया गया था, उसका नाम है मंडल आयोग। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, लोग पूछते हैं किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, कोई बोला जात के आधार पर, कोई बोला धर्म के आधार पर। तो सिर्फ 2 आधार हैं हमारे इंडिया में,
सामाजिक और शैक्षणिक है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। याद रखिए कि सोशली और इकोनॉमिकली बेस पे ही आरक्षण दिया जाता है। और अदालत ने इसको जब चुनौती दी गई थी तो उससे केस लिंक, उसका नाम है इंदिरा साहनी केस, उसमें भी क्रीमी लेयर की अवधारणा को और 27% आरक्षण की बात बरकरार रखी थी। तो क्रीमी लेयर में क्या बात की जाती है, तो ओबीसी में ऐसे लोग जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत नहीं है और लेकिन उनकी जो पर हर साल जो उनकी आय 8 लाख या उससे अधिक है, तो उनको ओबीसी में जो 27 पर आरक्षण मिल रहा है 27% का, वो नहीं मिलेगा, उनको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनकी क्रीमी लेयर की सीमा उनके माता पिता की रैंक पर आधारित होती है, ना कि आय पर। ऐसा हो सकता है कई बार ग्रुप डी के लोग 8 लाख ऊपर निकल जाएं, या हो सकता है उनमें कुछ हो, तो लेकिन उसके बेस पे नहीं बोला जाएगा। बस आपको क्या होगा, आपको रैंक क्या है उसके बेस पे भी इसमें क्रीमी लेयर की बात की जाती है। 1 क्लास के अगर आप ऑफिसर हैं तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। तो इस तरह की बात क्रीमी लेयर की बात हुई है, ओबीसी आर्टिकल की बात हुई है, कौन कौन सा आर्टिकल है ये मैंने आपको बता दिया। तो देखते हैं कि जो ओबीसी की जो इसमें बोला गया क्रीमी लेयर में आप सब क्लॉज नहीं लगा सकते ओबीसी में, तो इन्होंने क्या बोला है सरकार ने, क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें कि परिवार की आय, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे क्रीमी लेयर के लिए भाई लगभग जो है इनकम होती है कि आप इतनी 8 लाख से अगर कम है तो आप क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आए, मतलब बाहर हैं। और क्रीमी लेयर में हो तो आप क्या 8 लाख से ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। तो ये करना चाहिए कि ना केवल इनकी फैमिली इनकम देखनी चाहिए, बल्कि अन्य जो आरक्षण के जो मानदंड हैं उनको भी लागू किया जाना चाहिए। और हाँ, हमेशा आरक्षण की बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आज आरक्षण एक समुदाय को है, फिर उसके सब क्लास बनने हैं, फिर और जातियाँ शामिल होना चाह रही हैं। कुछ ओबीसी में वो चाह रही हैं हमको एससी में शामिल कर दो, एससी वाली जाति एसटी में शामिल कर दो। जनरल चाह रहे हैं हमको ओबीसी में डालो। तो ये क्या है, इसका कोई ऐसा तरीका निकला है, धीरे-धीरे आरक्षण को खत्म किया जाए। बाकी जब तक कि समाज में समानता आ जाए तो उसको खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए आरक्षण कोई गरीबी मिटाने का तरीका नहीं है, बल्कि समानता का तरीका है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि गरीबी की वजह से आरक्षण चल रहा है, उसकी अवधारणा को भी चेंज करना चाहिए। और साथ ही साथ आप एक्सीलेंस को अपनाइए, एलिजिबिलिटी को अपनाइए, और तब जो कमज़ोर वर्ग है उनको समान अवसर प्रदान करिए और मध्यम मार्ग अपनाकर इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। आइए बात करते हैं मजदूरी रोजगार योजना के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा कि किस राज्य ने मजदूरी रोजगार योजना को लागू किया है। तो आपको वहाँ पे आंसर क्या लगना होगा, तमिलनाडु, जो हमारा दक्षिणी राज्य है। तो ये क्या है, ये है क्या योजना, ये क्या है, जिस हिसाब से आपको पता है गांव में लोगों को 100 दिन का रोजगार गारंटी देने की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो योजना है, जिसे मनरेगा कहा जाता है, वो लागू की जाती है। इसी तरह से तमिलनाडु सरकार ने शहर में जो लोग गरीब हैं उनको रोजगार देने के लिए मजदूरी रोजगार योजना बनाई है। तो पहला प्रश्न आएगा किस राज्य ने लागू किया, वो तमिलनाडु। दूसरा आएगा कहाँ के लिए, जो शहरों में जो मजदूर हैं या जो गरीब रेखा से नीचे हैं उनको ये रोजगार प्रदान करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो शहरी गरीब हैं उनकी आजीविका में सुधार करने की कोशिश की गई है। तो अगर टॉपिक से देखें कहाँ से प्रश्न आता है ये, तो ये केंद्र व राज्यों द्वारा जनसंख्या के जो अतिसंवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगर अब इसकी बात की जाए तमिलनाडु ने इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की मजदूरी रोजगार योजना के बारे में, तो तमिलनाडु में क्या है, वो आप प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु बहुत जल्दी तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। और ऐसा डाटा बता रहा है कि अगर 2036 तक इसी तरह शहरीकरण होता रहा तो 60% आबादी तमिलनाडु कहाँ रह रही होगी, शहरों में। तो शहरों में अगर आबादी रह रही होगी तो वहाँ कुछ गरीब भी होंगे, तो गरीबों को रोजगार मिलना भी ज़रूरी है। अगर वहाँ प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो वहाँ पर टोटल 4 करोड़ लोग हैं जो कहाँ शहरों में रह रहे हैं, जो कि अभी अभी भी 53% यानी 50 से प्लस भी है, जबकि देश का 32% पूरा एवरेज है। तो जबकि यहाँ पे 53% लोग अभी शहरों में रह रहे हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा है। और साथ ही साथ क्या हुआ, कोविड-19 महामारी के कारण क्या है, तो कई जो शहर में लोग रह रहे हैं उनकी नौकरियाँ छूट गई, तो उनको रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये समाज में अव्यवस्था फैलेगी। तो इस योजना का कार्यान्वयन कैस किस तरह किया जाएगा, इस योजना के तहत जितने भी श्रमिक हैं उनको क्या किया जाएगा, जल निकायों से गाद निकालने में, यानी कि जो जितने सीवर है उनको साफ करने में, सार्वजनिक पार्कों व अन्य स्थानों पर रख-रखाव जैसे कार्यों में उनका उपयोग किया जाएगा। आपको पता, अगर आप हल्का से ध्यान रखिए तो महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, उसको वर्ष 2005 में चालू किया गया था और इसको काम के अधिकार के रूप में इसको मौलिक अधिकार माना गया था। इसमें सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत ये था कि जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल सके। बाकी इसमें थोड़ी डिटेलें खास काम के नहीं, देख लीजिए। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 के उभरते सितारा फंड के बारे में। तो उभरते सितारा फंड का क्या लोगो है, आज की सहायता आप करेंगे तो कल का आप निर्यात चैंपियन बनेंगे, इसलिए उभरते सितारा फंड को लागू किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा उभरते सितारा फंड किससे लिंक है, तो ये है कि जो भी लोग निर्यात में शामिल हैं उनमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए जो 250 करोड़ रुपए का जो वैकल्पिक निवेश कोष अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाने की बात की गई है। तो जो जितने भी छोटे व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं
उनको सहायता देने के लिए उभरते सितारा फंड बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आएगा ये फंड किसके लिए वर्क करता है, तो आप ये बता सकेंगे। और इस फंड को बनाने का उद्देश्य क्या था, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने उत्पादों और उनकी अपनी कार्य क्षमताओं के लिए क्या है, उनके लिए क्या है कि वो निर्यात करने की क्षमता तो रखते हैं, बट क्या है वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि उनके पास रुपया कम है या कुछ टेक्नोलॉजी कम है, तो उनकी क्षमताओं को पूरा दोहन करने के लिए ये उभरते सितारा फंड चालू किया गया है। इसके अलावा क्या है, आपने देखा होगा जो मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज़ वगैरह हैं, उसमें ये प्रोत्साहन देने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़गार में सबसे ज़्यादा यही सारे क्षेत्र देते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, ये इनोवेशन को भी बढ़ावा देते हैं, और जब इनोवेशन होगा तो अर्थव्यवस्था में पुनर्जन्म होगा, उसको और तेज़ी से ग्रोथ होगा, इसलिए इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना है। इसलिए बनाया गया उभरते सितारा फंड योजना। अगर इस कोर्स की बात की जाए, इसमें एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा, और इसको जो बैंक कौन से देखेंगे, एक है एक्सिम बैंक, जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसको नाम बोला था, उसका लघु रूप है एक्सिम बैंक, और सिडबी है जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया का नाम जाता है, इनके द्वारा बोला गया है। तो कौन सी बैंक इसमें शामिल होगी, एक्सिम बैंक और सिडबी बैंक। और इसके अंदर क्या है, 250 करोड़ रुपए के ग्रीन शू ऑप्शन की बात कही गई है। तो इसमें आपने आपने दो टॉपिक देखे, एक तो है ये वाला ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अर्थात वैकल्पिक निवेश कोष, और दूसरा है ग्रीन शू। तो आपको देखते हैं ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ये क्या करते हैं, इनमें ऐसे निवेश कोष को शामिल किया जाता है जिसमें जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं उनकी कैपिटल लगी हो, निजी इक्विटी होती है, हेज फंडिंग वगैरह होती है, या जो हम डेरिवेटिव कारोबार करते हैं, वायदा कारोबार करते हैं, उनमें निवेश करने के लिए ऐसा होता है कि रुपए आपको क्या करने थे, ऑल्टरनेट रखने पड़ते हैं इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। सरल शब्दों अगर आप समझें कि लेमैन भाषा में क्या होता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे आप स्टॉक में निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, या डेब्ट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं उनमें बात करते इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने के लिए जो रुपया आता है वो उसके लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाता है। इसको बस ये क्वेश्चन ये याद रखना, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, इनमें जो रुपया इकट्ठा किया जाता है, इसको बनाने के लिए आपको सेबी में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। सेबी इसको मोनेटाइज करती है, देखती है, मॉनिटरिंग करती है इसकी। अगर ग्रीन शू की बात की जाए, तो जब क्या होता है कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपने मान लो कोई नई फैक्ट्री बनाई, और आपके पास ऐसा था कि आपको ये मानना था कि हम सिर्फ 100 शेयर बेचेंगे, केवल 100 शेयर, 100 पन्ने छापेंगे शेयर के। लेमन भाषा में आपको समझा दूँ, तो 100 शेयर आप बनाएंगे, और उसको आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेंगे, अर्थात समाज में आप डालेंगे कि आप हमने अपने 100 नंबर के 100 पेज या 100 शेयर बेचने हैं। लेकिन लोगों को क्या हुआ कि लोगों ने इतनी डिमांड कर दी आपके शेयर की, उन्हें लगता है आपको उनमें मुनाफा होगा, उन्होंने 150 की डिमांड कर दी, हमें 150 शेयर चाहिए। तो जब मांग अधिक होगी तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति आती है, तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने वाला है, जो शेयर को जारी करने वाला होता है, जारीकर्ता क्या करता है, तो अपनी तय सीमा से थोड़े अधिक शेयर बेचता है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन, कि आपको जो क्षमता 100 थी उसको क्या किया गया, अब 150 बढ़ा दिया, तो आपको ऑप्शन दिया गया है। आइए बात करते हैं नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन की। अभी हाल में इसकी बहुत चर्चा चल रही है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये पेपर 3 से लिंक है जी इस पेपर के। इसमें क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने ऐसा बोला है कि आगे आने वाले 4 सालों में वो क्या करेंगे, जो उनकी अपनी सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संपत्तियां हैं, उनको क्या करेंगे, वो नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन के द्वारा बनाकर उनको बेचने का कार्य करेंगे। और टॉपिक्स देखें तो बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आज लिंक है। इसमें अगर बात की जाए, इसमें क्या बात की गई है, तो 4 वर्षों के लिए, तो आप ये याद रखना, नेशनल मोनेटाइजिंग जो पाइपलाइन, अति राष्ट्रीय मुद्रीकरण जो पाइपलाइन है, वो 4 सालों के लिए काम करेगी। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र की जो ब्राउन फील्ड पर संपत्तियाँ होंगी, तो ब्राउन फील्ड वो होती हैं जो फैक्ट्रियाँ पहले से कार्य कर रही हैं, उनको ब्राउन फील्ड बोला जाता है। जब नई स्टार्ट होती है उनको ग्रीन फील्ड बोला जाता है। तो पुराने से जो कार्य कर रही हैं उनकी जो जितनी पर संपत्ति है, उसमें क्या होगा, उनमें क्या किया जाएगा, उनके मूल्यों को उनको बेचा जाएगा, उनसे क्या किया जाएगा, उनसे रुपया हासिल किया जाएगा। बस इसमें आप ये ध्यान रखना, इसमें जो चीज़ें जो लोग खरीदेंगे इनकी सरकारी संपत्तियों को, परिसंपत्तियों को, उसमें वो सिर्फ उसके अधिकार उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन स्वामित्व नहीं मिलेगा। मतलब आपको राइट तो मिल जाएगा, लेकिन आप उसके मालिक नहीं बनेंगे। ये चीज़ आप याद रखना, अगर क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में क्या आप मालिक बनेंगे, तो मालिक नहीं बनेंगे, बस आपको क्या होगा, अधिकार मिलेगा अगर आपने उसको खरीदा है। इस कार्यक्रम में अगर कंपोनेंट देखे जाएँ, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो 66% जो जितनी भी प्रॉपर्टी बिकेगी, इनका मोनेटाइजेशन होगा, वो कहाँ-कहाँ से होगा? सड़क से होगा, रेलवे से होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों से होगा, उनसे होगा। इसके अलावा सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, वेयर हाउसिंग, गैस और उत्पादित पाइपलाइन, बिजली, प्रोडक्शन, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, हॉस्पिटैलिटी इसमें शामिल किए गए हैं।
तो इसका उद्देश्य क्या है, इनको ये करना है जितने भी आप सार्वजनिक क्षेत्र की ब्राउनफ़ील्ड कंपनियाँ हैं, उनके रुपए को उनको बेचना, उनसे क्या करना है, उससे मूल्य हासिल करना है। और जो मूल्य हासिल होगा उससे क्या होगा, मुद्रीकरण के माध्यम से क्या होगा, जो रुपया आएगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे आपकी क्षमताएँ निर्माण हो सके, सार्वजनिक निजी क्षेत्र में और सुधार हो सके और जीवन नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसमें 3 शर्तें दी गई हैं कि आपको राइट मिलेगा, मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ये ब्राउन फ़ील्ड को डी-रिस्क ले जाएँगे ये लोग, आपको कोई रिस्क नहीं होगी ब्राउन फ़ील्ड क्षेत्र में। साथ ही साथ क्या होगा, ये कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क में वर्क करेंगे। अगर इन्होंने जो सरकार का अंदाज़ा है कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन जो बनाने जा रहे हैं, इनमें क्या है, ये 4 साल की अवधि जो वो है 2022 से लेकर 25 तक। 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि अगर ये बोला जाएगा कि एनआईपी की कितने सालों तक के लिए, तो 4 सालों तक के लिए कौन सी अवधि वर्ष 2022 से लेकर 22, 23, 24, 25 के लिए। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत उन्हें ऐसा अनुमान किया गया है कि सरकार इनको बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए हासिल कर लेगी। तो ये क्वेश्चन कभी आ सकता है, कितने लाख करोड़ का टारगेट किया गया और 6 लाख करोड़ का हासिल किया गया है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन क्षेत्र हैं, वो मैं इसका आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसमें किसमें कितना है, बाकी क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगर इसमें देखा जाएगा क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो हो सकता है जब इन परिसंपत्ति को बेचेंगे तो उनके रेवेन्यू में कमी आ जाए सरकार के। हो सकता है गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क की क्षमता का प्रयोग जो हम यूटिलाइजेशन है उस लेवल का ना हो पाए, और साथ में जो विवाद आएंगे उनके समाधान तंत्र को थोड़ा सॉल्व करना होगा। इसके अलावा कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन वाले, उनकी अस्थियों का जो विनियमन जो फीस होगी उसके बारे में थोड़ा हो सकता है। साथ ही साथ क्या होगा, जो 4 लेन के जो राष्ट्रीय मार्ग होंगे वहाँ पे लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वहाँ पर रुपया कम आएगा। या जो यहाँ पे जितने भी मैंने जो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं, उनकी भी अभाव की बात की गई है। आइए बात करते हैं स्मॉग टावर के बारे में, ये है क्या। तो आपको एक सीधा क्वेश्चन आएगा, तो कौन सा देश का ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सबसे पहले स्मॉग टावर लगाया है। तो आपको सीधा आंसर लिख देना है दिल्ली। तो ये क्वेश्चन सीधा से आ सकता है कि किस देश का सबसे पहला स्मॉग टावर कहाँ लगा है, वो कहाँ लगा है, दिल्ली में लगा है। जिस तरह चाइना ने अपनी राजधानी बीजिंग में लगाया है, उसी को देखते हुए दिल्ली में लगाया गया है, केजरीवाल साहब ने इसको लगाया है। इसका लगाया क्यों, दिल्ली सरकार की जो प्रदूषण पर क्या हुआ है, स्मॉग टावर के प्रभाव का अध्ययन कर रहेगी। साथ ही साथ यहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस तरह की और संरचनाओं को स्थापित करने की बात की जाएगी। ये टॉपिक लिंक होते हैं, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण उनके चरण से संबंधित हैं। अगर देखें स्मॉग टावर होते क्या हैं, तो आपको सबसे पहले समझिए स्मॉग टावर सबसे पहले देश में कहाँ लगाया गया, और दिल्ली में लगाया गया है, कनॉट प्लेस में। तो अगर देखें स्मॉग टावर होते क्या हैं, स्मॉग टावर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एयर प्यूरीफायर होते हैं। कि ये क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट से गंदी हवा को लेते हैं, उसको प्यूरीफाई करके दोबारा से छोड़ देते हैं। इनको क्या होता है, इनको हवा से खींचने के लिए क्या होता है, ऊपर फिल्टर लगे होते हैं, नीचे पंखे लगे होते हैं, और नीचे उन्हें खींचते रहते हैं, और जो हवा होती है उसको लेके गंदी हवा को स्वच्छ कर देते हैं। अगर टावर का एक लेआउट देखें तो होता क्या है, इनकी हाइट लगभग होती है 24 मीटर। 24 मीटर में जो इनकी कैनोपी ऊपर लगी होती है वो 6 मीटर कैनोपी, मतलब ऊपर का जो तरपाल छाया जो छतरी होती है वो होती है 6 मीटर की। और ग्राउंड से होता है लगभग 18 मीटर तक कैनोपी तक का। ये क्या करते हैं, ऊपरी साइड से पोल्यूटेड एयर को अंदर लेते हैं, फिर इनको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर का मतलब क्या होता है, जो अंदर 2 लेयर होती हैं, मतलब उसके बाद में ये फ़िल्टर क्या होते हैं, नीचे जो लगे होते हैं पंखे, वो इनको बाहर करते हैं। लगभग उसमें क्या है, चारों साइड पर 10-10 पंखे लगाए गए हैं, तो इस हिसाब से कितने पंखे हो गए, 40 पंखे इसमें लगे होते हैं। तो अगर देखें स्मॉग टावर की दिल्ली में क्यों लगाया गया है, देश के अन्य क्षेत्र में क्यों नहीं लगाया गया, दिल्ली ने इसको पहले क्यों लगाया है, क्योंकि एक रिपोर्ट जो स्विस समूह द्वारा जारी की गई थी, तो 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर जो था वो दिल्ली था। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्टिकुलर मैटर हैं, यहाँ पर वायु गुणवत्ता बहुत नीचे थी। पार्टिकुलर मैटर अगर 2.5 की बात की जाए, तो इसमें इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर ये हमारे श्वसन द्वारा हमारे अंदर पहुँच गया तो हमारे श्वसन तंत्र को बहुत हानिकारक, अस्थमा वगैरह मानव अंगों को बहुत प्रभावित करता है। अगर देखें दिल्ली में इतना प्रदूषण होता क्यों है, तो एक तो दिल्ली में क्या होता है, यहाँ पे निर्माण कार्य ज़्यादा हो रहा होता है, औद्योगिक कार्य ज़्यादा हो रहा होता है, वाहन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल प्रदूषण कर रहे हैं। साथ ही साथ आसपास के यहाँ पे लोगों का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं, तो जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली राज्य हैं, जो खासकर उत्तर प्रदेश, उधर राजस्थान ये और हरियाणा, पंजाब, ये लोग क्या करते हैं, अपने कृषि अवशिष्ट तथा धान की जो बचा हुआ है उसे जलाते हैं, जिसे वो क्या बोलते हैं, आप जब उसे पुआल वगैरह जलाते हैं वहाँ पे, तो पराली जलने से क्या होता है, धुआं हो जाता है, वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठा होकर इस चीज़ को करता है। साथ ही साथ यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियाँ, जैसे यहाँ पे हवाएं शांत रहती हैं, कम तापमान, धूप में क्या होता है, यहाँ प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। तो इसको उपाय क्या किए गए हैं, जो पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है, उसको वैकल्पिक तंत्र किए जा रहे हैं कि आप उनको ना जलाएं या उनको कहीं पे और का यूज करें। साथ ही साथ क्या है, दिल्ली में जो थर्मल पावर स्टेशन है उनको बंद करने की बात की जा रही है। जो उद्योगों से जो पाइप द्वारा जो प्राकृतिक गैस निकल रहे हैं,
उनको क्या किया जाए, थोड़ा मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा क्या हुआ है, यहाँ पे एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लगाया गया है जो क्या करता है, वहाँ पे प्रदूषण स्तर की जांच करता है। तो ये भी कुछ आ सकता है आपके पास। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो किसकी जांच करता है, वो वायु प्रदूषण की जांच करता है। अब देखते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शैवाल की एक नई प्रजाति खोज गई है जिसको जलपरी नाम दिया गया है। ये लगभग 4 दशकों बाद अगर बोला है कहाँ खोजी गई, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसको खोजा गया है। इसमें क्या हुआ है, इसका नाम जो तो ये क्वेश्चन आएगा, शैवाल की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजी गई है। तो ये आपको नाम थोड़ा देख लेना है। इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम एस्टाबुलरिया जल का कनायका नाम दिया गया है। तो ये रहा वो पादप जिसकी बात की जा रही है, जलपरी की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है, इसमें नाविक सहित एक विशाल कोशिका होती है जो कि इसकी मुख्य विशेषता है। साथ ही साथ ये भारत में खोजी जाने वाली पहली जीनस एस्टाबुलरिया प्रजाति है। इसमें क्या होता है, इसमें रीजनरेशन पोटेंशियल होता है कि दोबारा होने की इसमें क्षमता होती है। ये इसकी खासियत है। आइए बात करते हैं मधुर चटाइयों के बारे में। तो मधुर चटाइयाँ सबसे पहले देखा जाए कहाँ की हैं, तो ये पश्चिम बंगाल की हैं। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को मधुर फर्श मैट बनाने के लिए उनका जो उत्कृष्ट कौशल था, इसके लिए उनको क्या किया गया है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। और ये मधुर चटाइयाँ क्या होती हैं, ज़मीन पर बिछाई जाती हैं, खासकर बंगाल में। इनको ये वहाँ के जीवन का हिस्सा है मधुर चटाइयाँ, और इनको ये प्राकृतिक जैसे जो कि पेड़ है जिसका नाम है मधुर कथी, उससे मधुर चटाइयाँ बनाई जाती हैं। और अप्रैल 2018 में इसी को जीआई टैग भी मिल चुका है। मधुर कथी की बात की जाए तो एक प्रकंद आधारित पौधा होता है जो कि बेसिकली पूर्व और पश्चिम मिदनापुर के जलोढ़ इलाके में, जहाँ पे थोड़ा मिट्टी जलोढ़ है, वहाँ पाया जाता है। और इसका अगर ऐतिहासिक महत्व देखें मधुर चटाइयों का, 1744 ईस्वी में यहाँ पे जो नवाब थे वो थे नवाब अलीवर्दी खान। उन्होंने क्या बोला था, तो जब भी जितने भी जमींदार और जागीरदार थे उनको उन्होंने एक आज्ञा पत्र भेजा था, एक नोटिस भेजा था। उनमें ये बात कही गई थी कि जितने भी कलेक्ट्रेट हैं वहाँ पर मधुर चटाइयाँ हैं उनको वहाँ पे आप पहुँचाइए, वहाँ पे उनको यूज किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि एक अभी देश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहाँ आरंभ की गई है और किसने आरंभ की है, तो इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है। तो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, जगह का नाम है विशाखापट्टनम। किसके थ्रू बनाया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी थ्रू लिमिटेड द्वारा इसको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सीमाद्री थर्मल स्टेशन के पास को बनाया गया है, जो 50 मेगावाट की सबसे बड़ी 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजना शुरुआत की गई है। तो ये देखिए अब ये यहाँ पे पूरा पानी है, इसमें क्या ये सोलर प्लेट लगाई गई हैं जो 25 मेगावाट का इसमें आउटपुट देगी। इसे 2018 में भारत सरकार द्वारा पहले से नोटिफाई कर दिया गया था और इसको फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना का हिस्सा बनाया गया है। एक बार इसमें चालू हो जाने के बाद में क्या होगा, इस परियोजना की पूरी समयावधि के दौरान हर साल आपको लगभग कम से कम 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती थर्मल पावर प्लांट जब वहाँ पर सब लाइट करते हैं कोयला से, उसकी कमी आएगी। साथ ही साथ क्या होगा, इसमें प्रति वर्ष 13,640 लाख लीटर पानी की बचत होगी, क्योंकि जब थर्मल पावर प्लांट में आप लाइट बनाते हैं तो भट्टियों को ठंडा करने के लिए पानी यूज करते हैं। तो 13,640 लाख लीटर पानी की बचत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलेगी। साथ ही साथ इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो सौर पैनल हैं जो क्या होते हैं जलाशय के ऊपर आपने बिछा दिए, तो नीचे क्या करते हैं उसकी ये इसको ढक लेते हैं और ये सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं, जिससे क्या होगा, तो नीचे के पानी को जब हीट नहीं मिलेगी तो हवा से में जो बाष्पीकरण होता है जल का वो नहीं हो पाएगा, जिससे जो बाष्पीकरण जैसे पानी की जो खर्चा होता था वो भी कम होगा। आइए बात करते हैं पंचशील घाटी के बारे में। चर्चा में क्यों है, आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है। पंचशील घाटी इस टाइम अब ये है अफगानिस्तान में, और आपको पता है कि तालिबान अफगानिस्तान में लगातार युद्ध चल रहे हैं, तो वहाँ का हर क्षेत्र कोई कोई चर्चा में रहता है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा पंचशील घाटी किस देश में, तो अफगानिस्तान में। और अफगान खास जाएंगे तो उत्तर मध्य अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के निकट है। यहाँ से जो नदी बहती है उसका नाम पंचशील नदी है। तो यहाँ पे अभी इस समय चर्चा में क्यों क्योंकि अभी तालिबान ने यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाया है लगभग, ऐसा जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं उनका दावा है कि हम यहाँ पे अभी आज़ाद हैं। तो पंचशील घाटी का देखा जाए तो अपने तो आपको पंचशील घाटी जानना चाहते हैं, उसकी थोड़ी इंपोर्टेंस भी देख लीजिए। तो यहाँ पन्ना रत्न होता है, उसके लिए विख्यात है। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे लोग क्या करते थे, इस रत्न का उपयोग यहाँ पे क्या, क्योंकि पन्ना मिलता है, तो अतीत में जो होता क्या रहा है कि जो लोग थे अगर उनको आंदोलन चलाना होता था किसी सत्ता के खिलाफ, तो वो इन पन्ना को बेचकर अपना रुपया इकट्ठा करते थे, उनको आय मिलती थी, उससे ये क्या करते थे, उसका वित्त पोषण उनमें आंदोलन में लगाते थे। तो पंचशील का अगर अर्थ देखा जाए, इसका होता है पंच मतलब 5 शीर मतलब शेर, तो 5 शेरों से मिला है पंचशील। अगर अगर किंवदंती वहाँ पे क्या है, तो ये माना जाता है कि लगभग 10वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 5 भाइयों ने क्या किया, जब वहाँ पे बाढ़ का पानी आ गया जो घरों में घुसने लगा, उसके नुकसान को बचने के लिए वहाँ पे उन्होंने क्या, गजनी के सुल्तान महमूद थे
उनके लिए उन्होंने एक बांध बनाया और उन 5 भाइयों के नाम पर ही उन्हें बोला गया कि उन्होंने बांध बनाकर लोगों की जान बचाई, जो 5 शेर हैं, इसलिए इसको पंजशील घाटी बोला गया है। अगर आप जब देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो ये पश्चिमी एशिया में जाएँगे आप, तो अब आपने पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर चाइना की साइड से पश्चिम क्षेत्र में जो देश है वो अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान में ये जगह है पंजशील, यहाँ की बात की जा रही है, तो यहाँ के पंजशील ये जगह है। तो यहाँ पे आप देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक है यहाँ पे बात की गई है इस पूरे इलाके में ये जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, ये है पंजशील, उसमें थोड़ा डिटेल में देखा गया है। आइए बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो इसमें क्या होता है, आपको अक्सर पेपरों में पूछ लिया जाता है कि पंच अभ्यारण्य बताइए बताइए, कि अभी आपने अगर देखा हो पेट के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान, उससे पूछा गया था राजस्थान में है या नहीं, ऐसा कुछ था। तो वहाँ पे वो राज्य था, ऐसे ही आएगा जिम कॉर्बेट किस राज्य में है। तो पहले तो ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब इसको उत्तराखंड का जब उत्तर प्रदेश से अलगाव हुआ तो अब उत्तराखंड में चला गया है। तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है जिम कॉर्बेट। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी यहाँ से निकलती है और क्या होती है, पतली दून घाटी में शामिल हो जाती है। यहाँ पे नदी है रामगंगा और ये है नैनीताल उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को इसकी स्थापना, जो बंगाल टाइगर लगातार जो लुप्त हो रहे थे उनके संरक्षण के लिए 1936 में बनाया गया था। इसी का नाम पहले था हेली नेशनल पार्क, जिसको बाद में जिम कॉर्बेट पार्क रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ की स्थापना में जिम कॉर्बेट ने बहुत भूमिका निभाई थी, जिससे उनके नाम पे इसको रख दिया गया है। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा नेशनल पार्क, वो है जिम कॉर्बेट है। इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला ये पहला क्षेत्र भी था। तो जिम कॉर्बेट ये रहा आपका नैनीताल, इसी में ये इस इलाके में ये फैला हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आइए बात करते हैं चकमा और हाजोंग समुदाय के बारे में। और हाजोंग समुदाय क्यों चर्चा में इंडिया में होते हुए भी, उसको भी आप समझ जाएंगे। इसलिए आप देखिए करंट अफेयर ऐसे नहीं बनता, करंट अफेयर जब कोई चीज़ चर्चा में आती है तो आप उनको पढ़ते हैं, वही पेपर में पूछ दिया जाता है। हुआ क्या है, अगर देखा जाए तो मूल रूप से ये क्या थी, जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ के ये चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के निवासी थे। पूर्वी पाकिस्तान था जिस टाइम बांग्लादेश है, वहाँ के निवासी थे। 1960 के दशक में हुआ था एक कैप्टाई बांध बनाया गया था। इस परियोजना के कारण क्या होता, यहाँ की बस्तियाँ जलमग्न हो गई थी और यहाँ के लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ के चले गए थे। तो चकमा के जो लोग हैं यहाँ के, वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और जो हाजोंग लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो हाजोंग हैं हिंदू और चकमा है कौन, बौद्ध धर्म के। और कथित तौर पे हुआ क्या था, इनको धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, इनको उत्पीड़न किया गया। उसके बाद जो असम में आपको पता है कि लुसाई हिल्स हैं जिले, जो अभी अब मिजोरम में पहुंच गए, वहाँ पे ये इन्होंने भारत प्रवेश किया। तो लुसाई हिल्स कहाँ है, मिजोरम में। वहाँ पे वो तो आपको देखिए लुसाई हिल्स का यहाँ क्वेश्चन आ गया। अगर क्वेश्चन आए लुसाई हिल्स कहाँ पे है, ऐसा नहीं वो सीधा आपको इसके बारे में बोलेगा आप बताइए, चकमा हो जाएंगे। हो सकता है आप लुसाई हिल्स के बारे में पूछे तो आप बोलेंगे ये तो ऐसा अचानक पूछ दिया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का नहीं है, क्योंकि करंट में आ गया इसलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन ही बन गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये मुझे आ गए तो केंद्र सरकार ने यहाँ पे जो जो अधिकांश जो आए लोग, उनको क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको नेफा बोला जाता था, अब इसको अरुणाचल प्रदेश बोला जा रहा है, उसमें ये इनको यहाँ पे बसा दिया। तो अब से पूछा जाए कि नेफा का वर्तमान नाम क्या, तो अरुणाचल प्रदेश से ये क्वेश्चन आ गया। नेफा फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगर इनकी आबादी की बात की जाए तो 1964-69 में ये 5,000 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई, 1,00,000 हो चुकी है। इनके पास ना तो कोई नागरिकता है अभी, ना कोई भूमि अधिकार है, लेकिन क्या है, इन्हें राज्य सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसलिए आप देख लीजिए चकमा और हाजोंग समुदाय के बारे में। तो आप देखिए कहाँ से ये आए, ये हुआ क्या था, ये आए लुसाई हिल्स, जो यहाँ पे मिजोरम में, यहाँ पे लुसाई हिल्स में आए। तो हमारी सरकार ने क्या किया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश में उनको वहाँ पे क्या किया, इनको स्टेबल कर दिया। तो यहाँ पे किस जगह पे, सुबनसिरी, लोहित और तिरप जगह पे इनको यहाँ पे बसा दिया गया था। आइए बात करते हैं उक्त धारा के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, मनरेगा के तहत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उस योजना को सुगम बनाने के लिए क्या किया है, एक जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, युक्त धारा क्या है, जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल है। अभी थोड़ा सा डिटेल बता समझ जाएंगे। और ये किसके तहत काम करेगा, जियो पोर्टल भुवन है उसके तहत ये कार्य करेगा। तो जियो स्पेशल मतलब जियो का जोग्राफी स्पेशल मतलब किसी क्षेत्र के बारे में इस प्लानिंग को देखेगा। तो जैसे आपको ये ऊपर यहाँ पे सैटेलाइट है, वो धरती देख रही कहाँ पे कौन सा काम किया गया है। जैसे आप प्रधान हैं तो आपने क्या किया, इसका युक्त धारा आपका यूज किया, युक्त धारा को आपने यूज किया, इसको जो भवन ऐप बनाया गया उसमें आप देख सकते हैं कि हमने नालियाँ बनवाई तो क्या वाकई बन चुकी हैं। तो आप वहाँ से बैठे बैठे उनको पिक्चर देख सकते हैं। तो जो युक्त धारा पोर्टल है, इसका विकास किया गया है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, जितने भी आपके कार्यक्रम चल रहे हैं गांव में, जैसे मनरेगा है, या आपने कहीं पर क्या किया, वाटर सेट मैनेजमेंट कार्यक्रम चलाया है, ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला चलाया है, कृषि योजना बनाई है, तो उसकी जितनी भी संपत्तियों को जियो टैगिंग को इसमें क्या करेगा, आप स्टोर कर लीजिए, वहाँ से देखिए।
आइए बात करते हैं आईएनएस चिल्का के बारे में। तो आईएनएस का इंडियन नेवल जो है उसमें क्या है, आईएनएस चिल्का क्या है, भारतीय नौसेना का एकमात्र क्या है, स्टार्टिंग का जो ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे ही आपको क्या होता है, जब भी कोई नए रिक्रूट आते हैं नौसेना वायु नौसेना में यानी नेवी में, तो उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, चिल्का में क्या होता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सक्षम नाविक बनाया जाता है। तो लगभग हर साल ये 6600 लोगों को यानी 6600 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो आईएनएस चिल्का को वर्ष 1980 में शुरू किया गया था। और ये संस्थान कहाँ है, कि चिल्का से आप बताना चाहिए, चिल्का यहाँ से आ गया लिंक। चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील उड़ीसा में, उसी से नाम कर रखा है चिल्का झील के साथ यहाँ को बनाया गया, इसलिए यहाँ पे आईएनएस को चिल्का नाम दिया गया है। इसी के साथ सारे करंट अफेयर्स और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा प्रयोग सफल सही लग रहा होगा। फिर भी आपको लगता है नहीं सर आप इसमें ये चेंज करिए या आप इस तरीके से लाइए, तो मैं आपको, अगर आप कमेंट करिए, उसको आपकी बात को सुना जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वन लाइनर से आपका उद्धार हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं सीधे-सीधे आपको क्वेश्चन बताऊँगा, आपको आंसर आ जाएँगे। तो आप थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आदत डालिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए, जिससे क्या होगा, जब भी आप पेपर देने जाएँगे, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घुमा-फिरा के आए, तो आप उनसे आंसर सही तरीके से सॉल्व कर पाएँगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा द डिज़ायर में। थैंक यू।